तो आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, ग्रीन हाउस गैस, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का सबसे पहले व्याख्या किसने की है, फिर इसका शब्द किसने दिया था? 1824 1824 में जोसेफ फुरियर ने इसकी व्याख्या की या पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, या फिर हरित गृह प्रभाव बोलते हैं इसे, हरित गृह प्रभाव। ये क्या होता है? इसमें कुछ गैसें होती हैं जो हमारे पृथ्वी को तापमान को बढ़ाती जाती हैं, बढ़ाती जाती हैं, बढ़ाती जाती हैं ना। इसमें पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसको हम जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान तापन, है ना, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, है ना। देखिए ये पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण को ही बोलते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कुछ जो गैसें होती हैं वो, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। ये सन है, सन की रेज आ रही है हमारी पृथ्वी पर, है ना। तो ये गैसें क्या करती हैं? ये गैसें जो रेज होती हैं उनको बाहर नहीं जाने देती। CO2 लेयर, मान लीजिए ये CO2 की लेयर है, तो ये गैस को एब्जॉर्व कर लेती हैं। एब्जॉर्व करने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा, है ना। टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज होने से जो हमारे हिम पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन पे जो बर्फ़ लगी, बर्फ़ है ना, बर्फ़ या फिर ग्लेशियर है हमारे, हैं ग्लेशियर, वो पिघलने लगेंगे। तो उनके पिघलने से क्या होगा? जो हमारे कोस्टल एरिया है, मान लीजिए हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का ये कोस्टल पार्ट है, ये ये जो है वो पूरा पानी में के अंदर आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही भयानक समस्या है, जिससे कि जो कोस्टल एरिया पर रहने वाले लोग हैं वो प्रभावित होंगे, है ना। कोस्टल एरिया पर जो प्लांट लगे होते हैं वो प्रभावित होंगे। कोस्टल एरिया पर कोरल रीफ होती है वो प्रभावित होगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होंगी। तो देखते हैं इनमें मेजर गैसें क्या होती हैं। इनमें मेजर गैस होती है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेजर गैस है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेजर गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कहाँ से निकलती है? इंडस्ट्री से, कार, व्हीकल्स, इन सब से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है ना। दूसरी है मीथेन। मीथेन आपको पता ही है, जो सड़े हुई चीज़ों जैसे कचड़ा और इन सब चीज़ों से मीथेन गैस निकलती है। अदर गैस हो गई जिसमें आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये गैसें निकलती हैं, है ना। इंडस्ट्री इसका मेन है, और आपका फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फैक्ट्रीज़, है ना, ये मेन हैं जिनसे कागज़ बनाने की फैक्ट्री, ये मेन फैक्ट्री हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिससे कि ये गैस निकलती हैं। गैस निकलने से क्या होता है? ये जो हीट है ना, इसको एब्जॉर्व कर लेती है। ये देखिए इस डायग्राम में, some sun some sunlight that hits earth is reflected back into space while the rest becomes heat. Greenhouse gases absorb and reflect heat radiation by earth, preventing it from escaping into space. तो इसमें इसका क्या मतलब है कि जो सूर्य की सन की रेज आती हैं पृथ्वी पर, है ना,
वो कुछ तो वापस चली जाती है और कुछ अर्थ पर ही एब्जॉर्ब हो जाती है इन गैसों के कारण, है ना, जिसमें मेजर गैस है हमारी CO2 के कारण जो हमारी जो गैस है वो क्या हो जाती है, पृथ्वी पर रह जाती है, मतलब गैस नहीं, हीट पृथ्वी पर रह जाती है। तो हीट जब पृथ्वी पर बढ़ने लगेगी, CO2 के कारण पृथ्वी पर हीट और बढ़ने लगेगी, है ना, CO2 ज़्यादा हो जाएगी, CO2 की लेयर 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 ज़्यादा हो गई, है ना। ये यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है, किरण आ तो रही है पर वापस जा नहीं पा रही, तो जा नहीं पा रही तो क्या होगा, यहाँ पर हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और उन समस्याओं में से क्या है कि जो हमारे पेड़ होते हैं ना, पेड़ वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाएगी जिससे कि टेम्परेचर राइज होगा और हमारे जो पेड़ हैं वो इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे, जिससे पेड़ भी क्या होने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे और उनकी मृत्यु होने लगेगी, है ना। तो कहते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो गेहूं की फसल होना कम हो जाएगी, गेहूं की फसल कम होगी, और भी बहुत फसलें हैं जो नहीं उग पाएंगी, है ना, जो जिनके लिए क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो नहीं हो पाएगी, जिससे वो फसल नहीं हो पाएगी, है ना। तो देखते इसमें और क्या है, मेजर ग्रीन हाउस गैस हमने बता ही दिया है। और जो अर्थ का जो औसत टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री, याद रखना, औसत 15 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो 2030 तक या फिर 2050 तक उन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 15 से 17 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे मुझे लगता है कि अभी जो हम खेती कर पा रहे हैं वो खेती करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। हम देखेंगे आगे क्या होगा। तो इसमें लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि तो पृथ्वी औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि 15 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली इसका कहना है कि ग्रीन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी को तापमान को मैनेज करने में भी सहायक है। ग्रीन हाउस गैस मतलब CO2 कैसे सहायक है, मान लीजिए पृथ्वी पर जो रेज आ रही हैं, है ना, वो आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, उसका एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो पृथ्वी पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, हीट नहीं उत्पन्न हो पा रही, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तो टेम्परेचर राइज नहीं हो पा रहा, है ना, तो क्या होगा, बर्फ़ जमने लगेगी, है ना, बर्फ़ जमेगी तो क्या होगा, इंसानों के लिए रहने लायक ज़मीन नहीं होगी। तो CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस ज़रूरी भी है, पर इतनी ज़रूरी नहीं कि जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सुनते होंगे आप कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हैं। तो इसको हमें हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए उपाय करने होंगे, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उपाय है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें कि हमारी विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक, है ना, सोलर, है ना, टाइडल एनर्जी, ऐसे रिसोर्स की तरफ जाएं हम, जिससे कि हम जो ये गैसें उत्पन्न हो रही हैं वो कम हो और हम रिन्यूएबल गैसों पर ज़्यादा आत्मनिर्भर रहें। जैसे कि हमारा मिशन है 2030 तक भारत में क्या करना है, हमको रिन्यूएबल एनर्जी की प्लांट लगाने हैं बहुत सारे, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, वाहनों से
निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों की सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों को और खासकर रासायनिक इकाइयों में से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जंगलों की कटाई होती रहती है ना। जंगलों की कटाई हो रही है पर उनके स्थान पर हम पेड़ नहीं लगाते। पेड़ नहीं लगाते तो क्या होता है कि जो हमारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर पेड़ों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाए है ना और पेड़ लगा दिए जाएँ तो क्या होगा, CO2 को ये एब्जॉर्ब करेंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है वो कम होगा, है ना, जिससे कि ग्लेशियर कम पिघलेंगे, है ना, और हमारी नदियाँ भी नहीं सूखेंगी। नदियाँ सूखने का एक कारण ये भी है कि क्योंकि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और जो पानी है वो ग्लेशियर पिघलने से कहाँ जा रहा है, समुद्र में मिलता जा रहा है, जिससे कि भविष्य में हमें पानी की कमी भी महसूस होगी। कैसा पानी, है ना, जो कि पीने लायक पानी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो CO2 की एटमॉस्फेयर में जो मात्रा है वो सिर्फ 0.003% है। अगर मान लीजिए 1% भी हो गया ये तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और मुझे लगता है पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा तब, है ना। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताए गए हैं जो अभी हमने बताए थे, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पन बिजली, है ना, पन बिजली टाइडल एनर्जी, है ना, बिजली से जो एनर्जी बनती है, और विंड एनर्जी, और ये सारी एनर्जी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोशिश करें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। गिफ्ट में अपने दोस्तों को या फिर पर डे पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट में पेड़ दें या फिर पौधा दें, जो कि हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। हमारे आने वाला कल उज्जवल हो, अच्छा हो और ऑक्सीजन से भरपूर हो। इसलिए पेड़ लगाते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसी ही पढ़ाई की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।